स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, राइट, जिसमें बहुत सारे बच्चों को होता है, मेरे चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स को होता है कंफ्यूजन कि सर अम्ल और क्षारक जो होते हैं इसमें आयनन किस प्रकार से होता है। तो बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट सीधे आपकी खोपड़ी के अंदर जाकर सेट होने वाला है बेटा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, पर उसके पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में, क्योंकि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है, राइट, तो इस चैप्टर में इसके पहले हमने स्टार्टिंग से कौन सी चीजों को कवर किया हुआ है। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद तो टारगेट करेंगे आज की क्लास को और बिल्कुल माहौल ही बना देंगे बेटा जी। ठीक है, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भैया कुछ कहानी हुई होगी ना अब तक, उसको हम यहां पर जो है डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहते हो? बोलो यस सर। चलो अपनी कॉपी निकालो और इसके पहले जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे साथ साथ आप उसका रिवीजन करो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बस आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ऑटोमेटिकली इस दुनिया का कोई भी चैप्टर या फिर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर कैसा हो जाता है भाई, सेट हो जाता है। तो अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स का आप क्या करेंगे भाई, रिवीजन करेंगे। 5 मिनट लगेगा इसमें। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कहानी है ना, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है बबुआ। कहानी अब तक नहीं 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 नहीं, हम अपनी वाले स्टाइल में लिखेंगे, कहानी अब तक। और ये जो अब तक की कहानी है इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं वो एक बार हम नजर फेर लेते हैं। भाई हमने कहा कि जब हम साम्यावस्था की बात करेंगे तो ये जो साम्यावस्था होगा ये 2 प्रकार का होगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि भैया ये जो साम्यावस्था है ना, ये 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? तो आपने कहा सर ये जो साम्यावस्था है ये 2 प्रकार का होगा। ठीक है जी, 2 प्रकार का है तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। इसको किया मैंने ऐसे, फिर इसको मैंने ये घुमा दिया ऐसे और इसको मैं पटक दिया यहाँ पर। क्या मुझे थोड़ा और घुमाना पड़ेगा? हाँ इतना। और इसको मैंने पटक दिया यहाँ पर। बात समझ में आई? और यहाँ पर भैया मैंने लिख दिया एक मस्त वाला शब्द, जो कि इस चैप्टर का हमारा नाम है साम्यावस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसी अवस्था किसी भी रिएक्शन के अंदर कि भाई रिएक्शन तो चल रही है, एकदम जादू वाली बात, रिएक्शन तो चल रही है पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में, मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं भाई साम्यावस्था। मतलब जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है उतना ही उत्पाद जो है बाबू वो किस में परिवर्तित हो रहा है? तो आपने कहा सर अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई साम्यावस्था ठीक है, यहां तक बिल्कुल मस्त वाली बात है, पर यह होती तो 2 प्रकार की है ना। ये होती कितने प्रकार की? तो आपने कहा सर 2 प्रकार की होती है। एक होती है रासायनिक, एक कौन सी होती है भाई? रासायनिक होती है। और एक कौन सी होती है? तो भाई आयनिक होती है। इसलिए आपने इंग्लिश में भी सुना होगा कि रासायनिक के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक की यदि आप बात करें तो वी मस्ट कॉल इट आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए भाई, तो रासायनिक जब हमने देखा तो वहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। कौन सी चीजें देखी उसको एक बार हम देख लेते हैं कि भाई समांग और समांग क्या देखा बेटा? समांग और विषमांग साम्यावस्था देखी। बोलो यस सर। समांग और विषमांग साम्यावस्था देखी। और कुछ देखा क्या? जी हां, कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी। आपको यदि याद हो तो हमने केपी और केसी के बीच में एक कनेक्शन भी देखा था, और वो कनेक्शन क्या था कि भैया केपी जो है वो आपका साम्यावस्था स्थिरांक होगा आंशिक दाब के लिए, और ये सिर्फ तब लागू होगा जब आपके पास अभिकारक और उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में होंगे। और केसी तो आपका सभी जगह पर लागू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो अभिकारक और उत्पाद है वो गैस है या फिर आपका जो है ठोस है या फिर द्रव है। चलो भैया केपी केसी देख लिया। आपको यदि याद हो तो हमने यहां पर और कुछ चीजें देखी थी। हमने क्यूसी वर्सेस केसी भी देखा था। और बेटा यदि पुराने वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जेडबलई में, नीट में, सीयूईटी में, स्कूल के एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है।
क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी रासायनिक साम्यावस्था में। इसमें हमने भौतिक और रासायनिक साम्यावस्था को सेपरेट एग्जाम्पल लेकर देखा, हमने सब कुछ यहां पर देख लिया था। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? आयनिक साम्यावस्था के बारे में। और इसके भी 2-3 एपिसोड अपने हो चुके हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिनको आप यदि जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भैया आयनों में अपने टूट जाते हैं, उसको अपन कहते हैं बाबा विद्युत अपघट्य। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें इसमें हम देख चुके हैं। एक हमने और तगड़ी चीज देखी, उसको भी मैं कहां लिख दूं यार, कहां लिखूं उसको? मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। एक और मस्त तगड़ी वाली चीज देखी कि ला शातेलिए का नियम, ला शातेलिए का नियम हमने देखा। ला शातेलिए का हमने क्या देखा? तो भैया नियम देखा हमने। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ला शातेलिए का नियम हमने देखा। जैसे में हमने ये देखा कि यदि हम किसी अभिक्रिया जो कि साम्यावस्था में पाई जा रही है, यदि उसको हम छेड़ते हैं तो वो उसका विरोध करती है। हमने कहा कोई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया जो है वो अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और यदि इनमें आपको और डीप में जानना है तो जस्ट इसके पहले वाले एपिसोड्स में ये सारी जो कहानी है वो आप लोगों को बताई गई। हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने कहा भैया उत्प्रेरक जो है, राइट, वो साम्यावस्था पे कोई सब प्रभाव नहीं डालेगा, पर आयतन जो है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, पर दाब जो है वो प्रभाव डालेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से हमने ली शातेलिए का प्रिंसिपल, नियम, सिद्धांत जो भी है वो सब देख लिया। अब बात करते हैं किसकी? आयनिक की। डिफरेंस सिर्फ क्या रहेगा कि रासायनिक साम्यावस्था में सिर्फ तत्व और यौगिक रिएक्शन में यानी कि अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते थे, पर जब आप बात करोगे किसकी भाई? आयनिक साम्यावस्था की, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब आप बात करेंगे किसकी? आयनिक साम्यावस्था की, तो यहां पर आयनों का खेल चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दुर्बल अम्ल लिखा है ना बेटा, अम्लों और क्षारकों का, ठीक है। दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारकों का, ठीक है। क्या देखेंगे? तो भाई आयनाइजेशन देखेंगे यानी कि आयनन देखेंगे। क्या देखेंगे? तो आयनाइजेशन देखेंगे यानी कि आयनन देखेंगे। और मुझे पता है कि बाबू ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे कुछ एक धुरंधर चुन्नू मुन्नू बच्चों को कभी कभी दिक्कत जाती है। मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस वाले टॉपिक से थोड़ा सा डरते हैं कि सर कब आयनन हो जाता है, कब वियोजन हो जाता है, कब संयोजन हो जाता है, अब उनको कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। बस 10-15 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक कहानी सीधे जाकर आपकी कहां लगेगी? खोपड़ी के अंदर जाकर सेट होगी। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन में जो है आप लोगों का करवा चुका हूं, बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। क्या ये कहानी समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी। तो साम्यावस्था की अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं और हम कहते हैं भैया कि आयनिक साम्यावस्था के बारे में हम बात करेंगे, और वो भी हम किस में करेंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के आयनन में करेंगे। क्योंकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं वो पूरी तरीके से वियोजित नहीं होते आयनन में। आप ध्यान से देखना कि भैया देखो प्रबल अम्ल, अच्छा प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात हम पुरानी वाली कक्षाओं में पूरा कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे, सारी चीजें बता चुका हूं कि जो बहुत जल्दी किसी भी जलीय विलयन में ऐसे अम्ल या फिर क्षार जो कि जलीय विलयन में विद्युत देते से ही बहुत जल्दी आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, वो प्रबल होते हैं। जैसे कि HCl हो गया, जैसे कि आपका यदि आप सॉल्ट की बात करोगे तो NaCl हो गया, जैसे कि आपका HNO3 हो गया। पर यदि आप बात करते हैं दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षारकों की, तो ये जल्दी आयनों में परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब ये एक आंशिक रूप से क्या होते हैं भाई? आयनीकृत होते हैं, आयनाइज होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हुई ना बात। चलो तो हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? कोई भी दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है। अच्छा एक और चीज, अब दुर्बल अम्ल कोई भी हो सकता है, दुर्बल क्षार कोई भी हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो दुर्बल अम्ल होगा ना उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, HA से रिप्रेजेंट करूंगा।
कहीं कहीं पर ये जो है वो HAC से भी लिखा होता है, तो परेशान नहीं होना आपको, बहुत सिंपल चीज अपन पढ़ने वाले हैं और ये सवाल एग्जाम में आता है भैया। चलो इसी तरीके से जो दुर्बल क्षार होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाबूजी ये हो जाएगा आपका MOH। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज यहां पर कवि ने हमें बताने की कोशिश की कि सर देखो अम्ल है तो H+ आयन देगा और क्षार है तो भैया OH- आयन देगा। बात समझ में आई? RNA इसको लेते हुए अपन चलेंगे, यहां पर अभी अपन लुईस और ब्रॉन्स्टेड और लोरी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो भैया बहुत बढ़िया, गोला मारते रे बाबा, चलो रे बाबा चलो। तो दुर्बल अम्ल है हमारे पास, दुर्बल क्षार है, दोनों के लिए हम आयनन की बात यहां पर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, इतना नोट करेंगे आप, पक्का जी। चलिए अब ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है, मैं कौन सा ले लूं पहले, तो आपने कहा सर अम्ल ले लेते, क्या फर्क पड़ता, अम्ल लेते, चलो अम्ल लेते, बहुत बढ़िया, ठीक है जी आओ। तो मैं आपको एक मस्त वाली चीज बता रहा हूं जिसको देखकर किताब में आप लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं कि सर अल्फा क्या है, सर सी क्या है, सर केसी क्या है, के क्या है, ये सब में आपको होता है कभी कभी कंफ्यूजन। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया वाले टॉपिक की और आप सभी वेलकम करेंगे, आप सभी वेलकम करेंगे इस टॉपिक की, राइट। चलो इस टॉपिक को यहां पटक देता हूं मैं, यहां पटक देता हूं, ठीक है बेटा, चलो ये पटक दिया और यहां पर मैं लिख भी देता हूं दुर्बल अम्ल का आयनन, एक एक करके देखेंगे, बस रेडी हो गया। 10 मिनट इस कहानी का मजा लीजिए, हमेशा के लिए अपने जितने भी डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, दुख है, दर्द है, दिक्कत है, परेशानी है, निवारण पाइए, दैट्स ऑल। आइए, तो मैंने कहा भैया दुर्बल अम्ल का हम क्या करने जा रहे हैं, भाई आयनन करने जा रहे हैं। आइए इस कहानी को निपटाते हैं। तो भाई मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास एक दुर्बल अम्ल है जिसको मैं HA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। H कुछ भी हो सकता है, यदि मैं यहां पर कहता हूं आपसे कि H2CO3 है तो ये एक दुर्बल अम्ल है, या फिर मैं कहता हूं कि भैया CH3COOH है तो ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो ये हाइड्रोजन को यदि आप H ले रहे हो तो ये जो पड़ोस वाला A है ना बेटा जी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो A यहां पर एनायन को रिप्रेजेंट करेगा। एनायन कैसा होता है आपका, तो भाई ऋणायन होता है, ठीक है। तो अब याद रहे यहां पर दुर्बल अम्ल, यदि आपका प्रबल अम्ल होता तो हम उदाहरण में क्या करते, HCl ले लेते, H2SO4 ले लेते, ये सब ले लेते। पर प्रबल अम्ल क्या होते हैं ना, उनके साथ एक दिक्कत वाली बात है, पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, तो उनके लिए पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए हमें जो है, बात समझ में आ रही, पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए हमें आयनन वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम साम्यावस्था स्थिरांक कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। अरे बाबा चलो, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक दुर्बल अम्ल है जिसको मैं HA से रिप्रेजेंट करूंगा। H आपका हाइड्रोजन है और A आपका एनायन है जिसको आप लोग ऋणायन कह सकते हो। मस्त वाली बात। और ये किस में है, तो आप बोलेंगे सर ये एक्वस सॉल्यूशन में। इसको हमने किस में मिलाया बेटा, तो इसको हमने मिलाया जल में, जो कि जलीय विलयन में है। अच्छा जी, और ये साम्यावस्था में है किसके साथ में, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब भाई ये टूट जाएगा, और यदि ये टूट जाएगा तो फिर अपने को मिलेगा क्या, क्या मैं सीधा लिख रहा हूं, नहीं मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं, रुको, ठीक है। तो मुझे मिलेगा क्या, तो भैया ये H2O हो गया, ये द्रव अवस्था में हो गया, और ये जो है ये है आपका किस में, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भैया ये है आपका साम्यावस्था में। क्या मैं फिर टेढ़ा लिख रहा हूं, इस बार नहीं चेंज करूंगा। H+ मेरे पास यहां पर एक्वस है, और यहां पर बेटा मेरे पास A- यहां पर क्या है, एक्वस है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका दुर्बल अम्ल। बहुत बढ़िया। हम दो सिचुएशंस यहां पर लेंगे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम दो सिचुएशंस यहां पर लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, आपको यदि याद हो तो अब हम साम्यावस्था में सिर्फ एक्वस 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 लेंगे, हम जलीय विलयन को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, जल को काउंट नहीं करेंगे, जलीय विलयन को काउंट करेंगे। बात समझ में? तो मैंने कहा भैया बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखना।
अच्छा रुको ना, इस उदाहरण को मैं 2 भाग में डिवाइडेड कर देता हूं। हाँ रुको, असुविधा के लिए खेद है, बस मुझे ना एक बार उदाहरण से समझाने दो और एक बार जो है फॉर्मूले के साथ समझाने दो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। आओ, तो मैं थोड़ा स्पीडी लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर HA है जो कि जलीय विलयन में है, मेरे पास यहां पर H2O है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और ये साम्यावस्था स्थापित कर रहे हैं किसके साथ में? तो भाई H+ ये आपका एक्वस में होगा और A जो है वो आपका नेगेटिव और ये आपका एक्वस में होगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बात तो आपके समझ में आ गई कि सर ये जो भी दुर्बल अम्ल है, बात समझ में आई भाई, ये 2 आयंस में टूट रहा है। HA जो है ये 2 आयंस में कैसा हो रहा है? तो भाई टूट रहा है, H+ में टूट रहा है और A- में टूट रहा है। तो आपने कहा कि सर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तब तो पूरा का पूरा HA रहा होगा। तो हमने यहां पर एक कंडीशन लगा दी, हमने कहा कि जब हमने कहा कि भैया जब T = 0 था, T मतलब समय था, बात समझ में आई? मतलब 0 कितना ले ले? तो भाई सेकंड ले लेते हैं। तो हमने कहा भैया जब T = 0 सेकंड था, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो HA कितना रहा होगा? तो मान लेते हैं बेटा कि ये 100 इसकी मोलर आपके नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे। H2O को अपने को काउंट नहीं करना है, डैश लगा दो, यहां पर 0 लगा दो, यहां पर 0 लगा दो। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। मैं कह रहा हूं मेरे को H2O को काउंट ही नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि जो एक्वस में होगा सिर्फ हम वही काउंट करेंगे, ठीक है। चलो, अब कुछ समय बाद हमने कहा TEQ। अब आप बोलेंगे सर यहां पर TEQ क्या है? तो EQ है आपका इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उदाहरण के तौर पे हमने जो सांद्रता ली हुई है किसकी? HA की, यानी कि दुर्बल अम्ल की, वो कितनी ली है भाई? 100 ली है। बात समझ में आ गई? कुछ समय बाद कुछ मोल उसके क्या होंगे? टूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। तो भाई अब उसकी जो सांद्रता है बेटा वो कितनी हो जाएगी? तो 100 में से कितनी कम कर दें बताओ? स्टार्टिंग में जो सांद्रता का मापन है वो यदि मैंने 100 लिया है तो कुछ समय बाद कितना कम कर दें? तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, चलो 40 कम कर देते हैं। अब एक बात बताओ, यदि एक HA टूटेगा तो भैया एक H+ मिलेगा और एक A- मिलेगा। समझ लेते हैं इसको, हालांकि इसके लिए प्रबल अम्ल उपयोग कर रहा हूं। मेरे पास यदि 5 HCl है और यदि मैं 5 HCl को तोड़ता हूं तो बेटा मुझे 5 H+ मिलेंगे और 5 Cl- मिलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने HCl कम होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जितने HCl कम होंगे उतने ही अपने को क्या मिलेंगे? H+ मिलेंगे, और उतने ही एग्जैक्टली अपने को क्या मिलेंगे? Cl- मिलेंगे। चलो रे बाबा, तो मैंने कहा कि भैया सुनो ना, इक्विलिब्रियम पे 100 में से कितने कम कर दिया अपन ने? 40 कम कर दिया। तो भाई जब 100 में से अपन ने 40 कम कर दिए तो बेटा जी यहां पर भी अपने को 40 मिलेंगे और यहां पर भी अपने को 40 मिलेंगे। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं, क्या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? क्या ये बात समझ में आ गई? देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ में नहीं आता है उसके बाद फिर आप इस टॉपिक को रटना स्टार्ट कर देते हो। इनकेस रटने में भी नहीं बनता है, क्योंकि टॉपिक रटने वाला नहीं है बाबू, इनकेस रटने में भी नहीं बनता तो फिर आप इसको स्किप कर देते हो। फिर वो बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, मोहल्ले से पूरे राज्य में, राज्य से पूरे देश में। ये चैप्टर मुश्किल है। अरे काय का मुश्किल है? अभी इसको पढ़ के अपन इसको जो है टाटा बाय बाय करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि भाई HA जो है, देखो H2 को काउंट नहीं करना है, तो मैंने कहा जो HA है उसमें से अपन 40 जो सांद्रता का मापन है, मोल है, जो भी है, उसको अपन कम कर देते हैं। आपने कहा हाँ सर। जब वहां से 40 कम होंगे तो यहां भी 40 और यहां भी 40 बढ़ जाएंगे। बात समझ में? क्या इस 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 0.4। क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं? 100 × 0.4। बस ये बता दो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बस ये बता दो, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि उस फॉर्मूले को जिसके तरफ हम अभी जा रहे हैं आप रटते हो। मैं रटने नहीं दूंगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बेटा यस सर। बात समझ में आई? क्या है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ जी सर, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वो जो 100 है वो क्या है भाई? वो प्रारंभिक आपकी क्या है? सांद्रता है। जो 100 है वो बेसिकली क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर ये जो 100 है
कोई भी 100 आप ले लीजिए, ये जो 100 है बेटा ये क्या है, तो इसको आपने क्या कहा, प्रारंभिक सांद्रता। चलो प्रारंभिक 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 सांद्रता। और ये जो 0.4 है इसको आप क्या बोलोगे कि 40%। देखो यदि आप यहां पर 40 लिख रहे हो तो 100 में से 40% कैसा हुआ, आयनाइज हो गया, आयनीकृत हो गया। 40% जो है वो क्या है, आपकी आयनन की मात्रा है, ये बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, आयनन की मात्रा। अच्छा आयनन कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे भाई, देखो ये वियोजित हो रहा है, आपका जो Ha है ये वियोजित हो रहा है, तो आप इसको बोलोगे सर ये वियोजित हो रहा है और ये आयनीकृत भी तो हो रहा है। देखो जितना टूटेगा, जितना वियोजित होगा उतने आयन्स बनेंगे, बात समझ में आई। तो इसको हम आयनन या वियोजन एक ही चीज, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो इसको हम आयनन या वियोजन दोनों चीजें बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा की मात्रा, बस यही तो मेरे को आपको समझाना था रे बाबा, बात समझ में आई। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया था बेटा। अब यदि इस उदाहरण को हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो आयनन की मात्रा है इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और रुको ना, जब रिप्रेजेंट करना ही है तो हम अपनी स्टाइल में करेंगे, अपनी वाली स्टाइल में करेंगे। जब रिप्रेजेंट करना ही है तो प्रारंभिक सांद्रता को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब मैं इस पे फॉर्मूला भी बनाऊंगा, आपके वो फॉर्मूला समझ में भी आएगा और आप एग्जाम में धांसू वाला परफॉर्मेंस करके भी आओगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बढ़िया वाला एटीट्यूड बना लो यदि 11th क्लास में और 12th क्लास में और नीट JEE में फोड़ना है तो। पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बनना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट खोपड़ी के अंदर सेट होना ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। तो ये उदाहरण था। अब हम इसको एक जनरल रूप में देखते हैं, जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से देखते हैं, आ जाओ। तो सामान्य तरीके से देखने के लिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहां पर Ha है जो कि एक्वस है, ये मिल रहा है H2O के साथ में, और ये आपका साम्य अवस्था में है, किसके साथ, तो आपने कहा सर H+ है, ये यहां पर एक्वस है, और Cl- है, और ये भी यहां पर एक्वस है। क्या ये बात आपके, आपने कहा हाँ सर, बढ़ते आगे। चलो तो बेटा एक काम करते हैं, T बराबर 0 जब हमने लिया तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। अब जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई बबुआ, तो उस सिचुएशन में हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को C मानेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, इसके 0 और 0 मानेंगे। बात समझ में आ गई। हमने कहा कि नहीं नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है, एक समय बाद साम्य अवस्था मिलेगी, एक समय बाद जितना Ha टूट कर Ha+ और Cl- लिखोगे, नहीं नहीं नहीं, A आएगा ना यहाँ पर, तो A- हर बार Cl थोड़ी आएगा। तो आपने कहा सर जितना Ha टूट कर H+ और A- बनाएगा एग्जैक्टली उतना ही उत्पाद जो है वापस से Ha बना लेगा। बोलो यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैंने कहा भैया T = T इक्विलिब्रियम मिल गया अपने को। अब यहां पर C में से क्या करोगे, तो C में से C करोगे ना यार, बहुत ध्यान से देखना, C में से C करोगे ना यार, बोलो यस सर, C में से C करोगे आप। तो C तो कुल सांद्रता थी शुरुआत की, और अब कितनी कम कर दी, तो C कम कर दी। देखो बेटा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो C- C में आप घबराया करते थे, उसकी कहानी ये है बेसिकली। वो देखो जनरली क्या होता है ना कि अपन एक टॉपिक पहले पढ़ते हैं फिर उदाहरण करते हैं। यहां पर अपन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की टेक्निक यूज करेंगे, और पहले हमने उदाहरण से कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये हमेशा नहीं होता, ये स्पेशली इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होता है, राइट। बहुत ध्यान से देखना। तो इसको मैंने C- C कहा। तो एक बात बताओ बेटा, C में से यदि C कम हो रहा है तो यहां पर C बढ़ जाएगा, यहां पर भी C बढ़ जाएगा। बोलो यस सर, बहुत बढ़िया। तो अब यदि मुझे यहां पर क्या निकालना होगा, Kc यदि मुझे निकालना होगा, तो मुझे यदि Kc यहां पर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उत्पाद की सांद्रता लिख रहा हूं, फिर ध्यान से देखना, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही तो करूंगा ना। कब, जब साम्य अवस्था पे आपका क्या है भाई, विलयन है या जो भी चीज है, अभिक्रिया है,
बात समझ में? तो मैं यहां पर केसी निकालूंगा, बोलो यस सर। कब? साम्यावस्था पर। उत्पाद की सांद्रता बटे यहां पर क्या आ जाएगा भाई, अभिकारक की सांद्रता आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो उत्पाद में क्या क्या है भैया, सी अल्फा। सी अल्फा, सी क्या है सब लिखवाएंगे अभी। सी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। किसकी? तो भाई आपके अभिकारक की। अल्फा क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनन या वियोजन की मात्रा। आयनन या वियोजन की मात्रा, जितनी ज्यादा आयनन या वियोजन की मात्रा होगी उतना बड़ा ये वाला भाग होगा, उतना सी में से कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर 0.4 थी आपके आयनन या वियोजन की मात्रा। अच्छा एक और चीज, आयनन और वियोजन की मात्रा जो है वो हमेशा 0 से ज्यादा और 1 या 1 से कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में? तो मैंने कहा भाई जैसे जैसे आयनन की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये अल्फा भी कैसा होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। चलो अपन केसी तो लिखें, अपन केसी तो लिखें, बहुत मजेदार। आओ तो भाई हम उत्पाद वाला लिखेंगे, तो सी अल्फा गुणा यहां पर सी अल्फा बटे हम अभिकारक वाला लिखेंगे सी अल्फा। चलो भैया ठीक है जी। कछु कॉमन शॉमन निकलेगा क्या रे बाबू? हाँ रे बाबू निकलेगा रे बाबू। सी देखो यहां पर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे यहां पर सी 1 माइनस अल्फा होगा, बोलो यस सर। कछु कैंसिल आउट होगा क्या रे बाबू? बिल्कुल होगा। एक सी से एक सी कैंसिल आउट कर दो एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? बेटा बहुत ध्यान से देखना, सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यही तो चाहिए था ना, फॉर्मूला कहां से आया? अब बहुत सारे बच्चे इसको याद कर ले, दादा इसको याद अपने को नहीं करना है रे भैया, इसको अपने को समझना है, सवाल लगाने, हीरो बनना है। आओ ठीक है, तो मैंने कहा भाई केसी इज इक्वल टू, वो मुझे मिल गया वहां पर। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो मुझे केसी यहां पर मिल रहा है, बात समझ में, इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा जल्दी बताओ? तो इसको मैं साम्यावस्था स्थिरांक बोलूंगा। तो इसके लिए मैंने एक नाम निकाला। अब देखो, अब खेल यहां से शुरू होता है, ठीक है, इसको अपन डिब्बा बना देंगे यहां पर। आओ खेल यहां से शुरू होता है, यहां पर मैं एक डिब्बा बना दूंगा और यहां पर बड़ी मजेदार चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर। तो भैया यहां पर केसी जो है ना, उसने अपना खेल दिखाना शुरू किया। अब यहां पर जो केसी है राइट, उसके लिए आप दो नाम देंगे, एक तो साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है जी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक बोलो यस सर। ये तो नाम दे दिया ना आपने, बात समझ में आई? दूसरा नाम आप इसको और देंगे राइट, क्योंकि ध्यान से देखिएगा भैया, यहां पर ये जो आपका HA है वो टूट कर क्या बना रहा है भाई? आयन बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, वियोजित हो रहा है भाई, एक चीज टूट रही है, वियोजित हो रही है, तो हम इसको वियोजन 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 स्थिरांक बोलेंगे। यही वो टॉपिक हुआ करता था जिससे आप भयंकर वाला डरा करते थे। तो भैया इसको हम साम्यावस्था स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक बोलेंगे। बच्चों यहां तक आप नोट करो, इसके बाद एक और शानदार चीज बता रहा हूं। चलो डन 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 बोलो यस सर। तो आज के बाद जब अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जब हम आयनिक साम्यावस्था पढ़ेंगे, तो बाबू एक बात याद रखनी है, जो आपका साम्यावस्था स्थिरांक है वही आपका वियोजन स्थिरांक भी है। इंग्लिश में यदि हम बोले, सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट as well as dissociation constant। क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट as well as what? dissociation constant। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात। अच्छा C क्या है? तो ये है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, ये प्रारंभिक सांद्रता है। अच्छा भैया अल्फा कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। अल्फा आपका जो है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था मैंने? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, एक ही बात है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन या आयनन बेटा, है ना? वियोजन बटे आयनन मत कर देंगे आप। बात समझ में आई? बोला यस सर, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया। चलो भाई, वियोजन या आयनन कि क्या होगी? आपने कहा गुरुजी मात्रा होगी। तो वियोजन या फिर आयनन की क्या होगी बाबू? ये बहुत ध्यान से देखिएगा, मात्रा होगी। इंग्लिश में व्हाट वी कॉल इट, इंग्लिश में व्हाट वी कॉल इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे डिसोसिएट हो रहा है ना बाबा, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वियोजन स्थिरांक आपका केसी है और वियोजन या आयनन की मात्रा,
ठीक है, ये या फिर आप, और इसका एक और नाम है, पता है क्या आपको? वियोजन प्रतिशत। देखो ना 40% वियोजित हुआ था, इसलिए इस पूरे को हम अल्फा जो है उसको क्या बोलेंगे? वियोजन या आयनन प्रतिशत। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो एक चीज याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था कि भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहां पर ना शब्द बड़े सिंपल होते हैं। यहां पर शब्द कैसे होते हैं भाई? बड़े सिंपल होते हैं, पर दिक्कत क्या होती है? उनके 50 नाम होते हैं। 50 नाम क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर 50 कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं, पर जरूरत नहीं है बनाने की। अब एक बार बन गया है तो भाई बन गया। ऐसी बहुत सारी परेशानी अपने पूरे सिलेबस में। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो बेटा केसी आपको क्लियर है, सी आपको क्लियर है, अल्फा आपको क्लियर है। क्लियर? नोट करेंगे आप सभी, ठीक। तो अब आपका जो केसी है दैट इज व्हाट? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। केसी इज इक्वल टू व्हाट? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सवाल करेंगे तो ये कहानी और भी क्लियर हो जाएगी। आज के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को मेरा कोई भी नुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू जो भी बच्चा है, धुरंधर स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करने वाले हैं भाई? बिल्कुल भी नहीं रटने वाले। कहानी बहुत सिंपल है, खोपड़ी के अंदर सेट कर दिया, ठीक है? नोट करेंगे पक्का? यस सर। अब यदि ये पक्का है तो ये तो सब वैसे ही पक्का है। ये देखो हलवा कॉन्सेप्ट, हलवा कॉन्सेप्ट, यही चीज आप, मैंने पहले पढ़ा दिया ना बेटा आपको। अब किताबों में क्या लिखा होता है और क्यों समझ में नहीं आता, और अब क्यों समझ में आएगा ये भी आपको समझ में आएगा। लो, माना कि एक एकल क्षारीय अम्ल HA है। एकल क्षारीय का मतलब पता है क्या होता है? कि एक OH उसमें लगा हुआ होगा। तो एकल क्षारीय यानी कि मोनोबेसिक अम्ल जो है वो आपका HA है। कैसा है? कौन है? क्या है? तो भैया HA है, जिसमें C मोल है। याद करो प्रारंभिक मोलों की संख्या कितनी? आपने कहा सर C, जिसमें आपके पास C जो है मोलों के विलियन है, मोल विलियन के प्रत्येक लीटर में घुला हुआ है। अम्ल की जो आयनन की मात्रा, देखो बाबू अभी बोला था मैं, आयनन की मात्रा को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। आयनन की मात्रा को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? कितनी दी हुई है? आपने कहा सर अल्फा दी हुई है। विभिन्न स्पीसीजों के लिए साम्यता पर सांद्रताएं किस प्रकार से होंगी? तो मैंने कहा भाई प्रारंभिक मोलर सांद्रता है, मतलब कि T इज इक्वल टू 0, मतलब कि T इज इक्वल टू 0। साम्य मोलर सांद्रता है, मतलब कि T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। क्या ये बात? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए जी, बहुत शानदार जी। तो प्रारंभिक मोलर सांद्रता को अपन ने C से रिप्रेजेंट किया, इधर पे अपन ने 0 लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ अभिकारक होगा ना। एक समय बाद दिन बदलेंगे, साम्यावस्था हम प्राप्त कर लेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये कितना होगा। तो C 1 माइनस अल्फा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? C माइनस C अल्फा। एक ही तो बात है बाबू। और बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा? तो C अल्फा, और ये यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? C अल्फा। आपने कहा हाँ जी सर, चकाचक, ठीक। चलो एक और इंटरेस्टिंग कहानी जो कि आपको मुझे बताना ही बताना है। अगले साल आप 12th में आओगे, बोलो यस सर। 12th में 2 चैप्टर्स हैं, एक है विलियन जो कि आपका अध्याय क्रमांक 1 है, और दूसरा है विद्युत रसायन जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से अध्याय क्रमांक 2 है। दोनों ही चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब अंक बहुत ज्यादा है, और उन दोनों में ये कॉन्सेप्ट आता है। नहीं तो अभी किताब उठाकर अब देख लीजिए, तो उन दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट आता है मोलर सांद्रता वाला। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं वो इसके बाद इस साल तो एक ही चैप्टर में, अगले साल ये 2 चैप्टर्स में काम आएगी। बात समझ में आई बोला? यस सर। चलो बढ़ेंगे आगे। ये लो पटक दी सारी वैल्यूज, सांद्रता की वैल्यू को पुट किया तो हमें आंसर मिल गया। अब हमने कहा, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो के ए इज इक्वल टू, हमें आंसर मिला के सी के ए कह लो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप बोलोगे सर ए का है, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो कि आप केसी को क्या कहते थे? साम्यावस्था स्थिरांक। आप किसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक निकाल रहे हो? तो आपने कहा सर अम्ल के लिए, तो बस सी की जगह ए लगा दिया। तो यदि कहीं पर के ए लिखा हुआ है तो ये साम्यावस्था स्थिरांक है, किसके लिए? अम्ल के लिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, पर पता नहीं कौन
कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये चीज अच्छी खासी पढ़ाकर होती है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। बात समझ में आई? तो बेटा KC KA एक ही है, परेशान नहीं होना। हाँ, एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि दुर्बल अम्ल के लिए, दुर्बल अम्ल की जब भी आप बात करेंगे, देखो दुर्बल अम्ल में आयनन कितना होगा? बहुत कम होगा, वियोजन जो है वो बहुत कम होगा। तो इसलिए दुर्बल अम्ल में मतलब इतना टूटेगा ही नहीं है, जो 40 हमने लिखा है इतना टूटेगा ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, दुर्बल अम्ल में वियोजन या आयनन की मात्रा बहुत ही कम होती है। दुर्बल अम्ल है ना, आयन में जल्दी टूटेगा नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दुर्बल अम्ल में वियोजन या आयनन की मात्रा बहुत ही कैसी होती है? आपने कहा सर कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो अल्फा होता है इसको बहुत कम मानते हैं, क्योंकि तो 0 पॉइंट समथिंग में होगा। तो हम ये नीचे वाले बाबू को यहां से गायब कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। हमको क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा KA, KC ले लो, KA ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला अल्फा गायब, C अल्फा स्क्वायर। हमें ये चीज मिल जाएगी। अब यदि मुझे यहां से अल्फा या A, अल्फा A बोथ आर द सेम थिंग बेसिकली, तो यदि मुझे अब यहां पे अल्फा स्क्वायर निकालना है, सो दैट विल टर्न इनटू व्हाट? KA डिवाइड बाय C। बोलो यस सर। क्या ये मिलेगा? हाँ या ना? पक्का जी? तो मुझे क्या मिल जाएगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, तो KC KA इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या फिर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? KA डिवाइड बाय C। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक नोट करो, मजा आएगा, जल्दी से हरी अप। अच्छा, एक और चीज है कि यदि हम यहां पर ये जो अल्फा स्क्वायर दिया गया है, राइट, तो भाई अल्फा यदि हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट KA डिवाइड बाय, भाई यहां पर सांद्रता आ जाएगी। बस इसको आप जो है लपेट दो बढ़िया तरीके से। बोलो यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, ये यहां पर भी एक छोटू सा चेंज है, अंडर रूट ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को अपने दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट करेंगे, क्योंकि यहां से एक और टॉपिक आएगा जिससे आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। हम चल रहे हैं उस टॉपिक के तरफ, तो आप बढ़िया तरीके से इस अल्फा को यहां पर, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई अंडर रूट KA डिवाइड बाय आपका हो जाएगा कैपिटल C, जो कि बेसिकली क्या है? सांद्रता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, कुछ और चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं ना, अब जब हमने ये सीख ही लिया कि हमारा जो अल्फा है वो बेसिकली क्या होता है, देखो अल्फा अपना क्या होगा, तो आपने कहा सर देखिए अल्फा इज इक्वल टू का अंडर रूट KA डिवाइड बाय C, यहां पर अंडर रूट पूरे में आएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि भी अलग अलग प्रकार के जो अम्ल हैं या फिर क्षारक हैं, उन सब की हम जो है अल्फा को कंपैरिजन कर सकते हैं। बात समझ में आई? और यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जाकर एंट्री फिर किसकी होती है? ओस्टवाल्ड के नियम की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो भाई, तो ये स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमने कहा कि सुनो ना, एक काम करते हैं, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमने कहा कि सुनो ना, एक काम करते हैं, जैसे हमने दुर्बल अम्लों के लिए देखा था ऐसे ही हम दुर्बल क्षारों के लिए भी देखते हैं, और एक बढ़िया वाला बनाते हैं इसके लिए नियम। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया वाला हम नियम बनाते हैं, और हमने कहा कि जो ओस्टवाल्ड है इसका तनुता का जो नियम है वो बनेगा किसके लिए? तो भाई बहुत सिंपल सी कहानी, दुर्बल क्षार के लिए या फिर दुर्बल अम्ल के लिए। तो पहले हमने कहा दुर्बल अम्ल के लिए हम बनाते हैं, तो दुर्बल अम्ल के लिए क्या होगा? तो आपने कहा सर देखिए अल्फा इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट KA। अम्ल है तो KA है, क्षार यदि होगा तो ये KB बन जाएगा, डिवाइड बाय यहां पर कैपिटल C। तो ये तो आपको सूत्र मिल ही गया ना, ये सूत्र तो भैया आपको मिल ही गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये नियम अपने को यहां पर मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट KA डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल C, जो कि सांद्रता है, ठीक। तो ये एक नियम है, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, और याद रहे ये सिर्फ दुर्बल क्षार जो होते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल है, दुर्बल अम्ल के लिए ही ये लागू होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल या फिर क्षार बहुत जल्दी आयनाइत हो जाते हैं, उन पर ये लागू होने वाला नहीं है। चलो बहुत बढ़िया वाली बात, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने कहा कि सुनो ना, एक काम करते हैं, यदि हमारे पास में KA क्या है, K अल्फा क्या है, KC क्या है, ये सब कुछ अपन जान चुके हैं। हमने कहा कि एक काम करते हैं, दो अलग अलग हम अम्ल लेते हैं जिनकी सांद्रता एक समान है। तो भाई एक बात बताओ, अपना जो सूत्र है वो क्या मिल रहा है? हमें जो सूत्र मिला था वो क्या मिल रहा है? अल्फा इज इक्वल टू K अल्फा डिवाइड बाय C। अल्फा इज इक्वल टू K अल्फा डिवाइड बाय अपने को क्या मिला भाई? C मिला। बात समझ में? हमने कहा कि भैया हम एक काम करते हैं, दो अम्ल लेते हैं जिनकी सांद्रताएं तो एक समान है, पर दोनों का अल्फा यानी कि वियोजन होने की जो मात्रा है, दर है, राइट, वो अलग है, और वियोजन स्थिरांक जो है
साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो भी कैसा है भाई, अलग अलग है। तो मैंने कहा दो अलग अलग, बहुत ध्यान से देखना बेटा, दो अलग अलग या फिर सीधे भिन्न लिख देते हैं हम लोग, दो भिन्न अम्लों के लिए समान क्या है, तो भाई सांद्रता है के लिए। तो दो भिन्न भिन्न अम्लों के लिए क्या हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट KA1 बटे, आप C1 सोच रहे थे ना, नहीं आएगा क्योंकि हम समान सांद्रता बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले अम्ल के लिए अल्फा 2 अंडर रूट KA2 डिवाइड बाय C। अब यदि मैं ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले से क्या करता हूं बबुआ, डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, और यदि हम डिवाइड करेंगे तो भाई हमको क्या मिलेगा, तो अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट से रूट C कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये मिल जाएगा आपको KA1 डिवाइड बाय KA2। अब यदि हम यही चीज निकालते हैं दो अलग अलग आपके दुर्बल क्षारों के लिए, तो जहां पर A है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, तो आपने कहा सर B आ जाएगा, और इस तरीके से कहानी हो जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल, मजेदार, शानदार। नोट करेंगे बेटा, ठीक है, चल डन। आपने कहा हाँ जी सर, एकदम डन डना डन। और भैया देखो, आप क्षारकों के लिए भी लिख सकते हो, आप जो है क्षारकों के लिए भी लिख सकते हो, और ओस्टकॉल के नियम को आप इस तरीके से परिभाषित भी कर सकते हो। बात समझ में आई? हम लगाएंगे 2-3 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, थोड़ा और मजेदार हम माहौल बनाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में बोला गया है कि भैया KB यहां पर दिया गया है। चलो KB कितना दिया गया है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और यहां पर जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो NH4OH तो दिया ही हुआ है, साथ में जो कैपिटल C है वो भी दिया है, 0.2 m भी दिया हुआ। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा उसके सांद्रता की आपको क्या करनी है, तो भाई गणना करनी है। हाइड्रोक्सिल आयन जो भी होगा उसकी सांद्रता की आपको क्या करनी है, तो आपने कहा सर हम इसकी गणना करेंगे। कैसे करोगे बताओ जरा, एक बार ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे। हरिए, चलिए, तो आपने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि समीकरण तो हम बना ही लेंगे ना। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि हमारे पास क्या भाई, NH4OH है। बोलो यस सर। इस NH4OH को हम जो है एक्वस, यदि ये सॉल्यूशन में होगा, जलीय विलयन में यदि हम होगा, राइट, तो भैया ये सीधी सीधी सी बात है कि हमको एक अमोनियम आयन देगा और OH आयन देगा। तो अमोनियम आयन तो आपका NH4 प्लस एक्वस, और OH माइनस आयन जो है ये भी आपका यहां पर कैसा होगा, तो भैया एक्वस होगा। बात समझ में आ रही है? अब KB हमारे पास दिया है, C हमारे पास दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकालनी है, मतलब कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकालना है। दो ऐसे ब्रैकेट बना दो तो भैया अपने को मिल जाती है सांद्रता। तो हमने कहा सुनो, एक काम करते हैं, हम KB लिख सकते हैं सबसे पहले। आपने कहा हाँ जी सर, KB जब हम लिखेंगे तो भैया एक तरफ उत्पाद आएगा बट एक तरफ अभिकारक आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, पर यदि हम इस क्षार की बात करेंगे तो साम्यावस्था पे जो सांद्रता आपके अमोनियम आयन की होगी वही सांद्रता आपकी किसकी होगी, तो आपने कहा सर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्सी आयन की होगी। बहुत बढ़िया वाली बात है। तो भैया जहां पर आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपका NH4 था, जहां पर NH4 एक्वस था, अब वहां पर OH नेगेटिव एक्वस आ जाएगा, क्योंकि दोनों की मात्रा कैसी है भाई, एक समान है। तो ये इक्वेशन आपको कैसे मिल जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, KB इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इसका स्क्वायर, चाहिए आपके जलीय विलयन में ना, रुको एक मिनट, इस पूरे का स्क्वायर बटे, स्क्वायर क्यों हुआ बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, देखो है तो ये दोनों, पर इसकी और उस वाले की सांद्रता कैसी है, एक समान है। तो हमने कहा भैया जब दोनों ही एक समान है तो इसकी जगह पर वो रख देते हैं, खत्म बात है, स्क्वायर आ गया। नीचे की तरफ क्या आएगा, तो आपने कहा सर NH4OH, और ये यहां पर एक्वस होगा, और ये इस तरीके से होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली चीज हमें निकालनी है, कि भी हमारे पास दिया गया है, और इसकी सांद्रता शुरुआत वाली तो अपने को दी हुई है ना,
तो यहां से हम एक नया समीकरण बना लेंगे और वो हो जाएगा OH नेगेटिव की एक्वस वाली सांद्रता बराबर कितना। तो आपने कहा सर एक काम करेंगे, Kb करेंगे, गुणा करेंगे और भैया NH4OH की जो शुरुआती सांद्रता थी उसको हम यहां पर रख देंगे, खत्म बात। तो दोनों के मान को जब आप रखोगे तो जो भी आएगा आप यदि उसका वर्ग लेते हैं, वर्गमूल यदि आप उसका लेते हैं तो आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत मस्त वाली बात। अब बच्चों देखो ये चीज आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, एक तो केमिस्ट्री, ऊपर से न्यूमेरिकल्स, बात समझ में आ रही है। तो आसान होते हुए भी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये लगे कि सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, चलो बेटा के भी दिया है, सी दिया है, सी एवरीथिंग इज गिवन देयर। सी जो है वो किसकी सांद्रता दी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की दी है, वो देखो वो लिखा हुआ है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वैल्यू दी हुई है और मुझे क्या करना है, तो मुझे जो है OH² निकालना है। बात समझ में आई? तो ये मेरा आंसर आ गया। फिर मेरा आंसर Kb गुणा ये करने पर आंसर ये आ गया। मैं 1/2 करूंगा तो मेरा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहां पर एक्वस और ये कितना आ गया, तो भैया 1.897 इंटू 10⁻³ m आ जाएगा। अब क्योंकि हम मूलरता के टर्म्स में निकाल रहे हैं इसलिए यहां पर कैपिटल M आ गया। आपको आगे लिखना बहुत जरूरी है। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत मस्त वाली कहानी है। एक और सवाल हम करते हैं। हमने कहा भैया 300 केल्विन पर बात हो रही है और 0.66 m सांद्रता वाले एक अम्ल की वियोजन की मात्रा हमको दी हुई है। अच्छा, वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा दिया गया है। चलो, तो 0.066 m सांद्रता वाले वियोजन की मात्रा अपने को दी गई है। इसी ताप पर एक और सांद्रता दी गई है, उस पर वियोजन की मात्रा निकालनी है। बहुत सिंपल सा सवाल। क्या है सवाल, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहले C1 आपको दिया गया है कितना, 0.066 m और वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा जो है वो आपको दिया गया है कितना, 0.045। ठीक है, C2 जो है वो आपको दिया गया है 0.02 m, ये अल्फा 1 था। और अब आपसे पूछा गया है कि भैया अल्फा 2 कितना होगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी एक कनेक्शन निकाला था, आपको यदि याद हो, राइट, थोड़ी देर पहले निकाला था। देखो होगा भी अपने पास अभी कहीं ना कहीं पर वो, ये लो, हमने के लिए चाहिए ना, ये लो, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट, के अल्फा 1 डिवाइड बाय के अल्फा 2। मेरे ख्याल से यहां पर सांद्रता दो अलग अलग दी है, हाँ, तो हम वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से देखना, वो भी हम निकाल लेंगे, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भैया तापमान यहां पर एक समान है। तापमान जो है वो यहां पर कैसा है, तो आपने कहा सर तापमान यहां पर कैसा है, भाई एक समान है। बात समझ में आई? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो C1 दिया है, अल्फा 1 दिया है, C2 दिया है, अल्फा 2 दिया है और अल्फा 2 अपने को निकालना है। क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर। चलो, एक और चीज थी एंड दैट इज व्हाट, Ka। एक और चीज थी एंड दैट इज व्हाट, Ka। बताओ भाई कैसे करेंगे? सब कुछ यहां पर सामने दिया हुआ है, याद रहे, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर सामने दी हुई है। आप कैसे करोगे? कैसे 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 कैसे, जल्दी बताइए। तो अब यहां पर क्या होगा, ये वाला जो आप सूत्र देख रहे हो ना भैया, ये वाला, इस सूत्र में है परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र में क्या परिवर्तन है। अभी तक हम देख रहे थे कि भाई a बराबर क्या था आपका, √Ka डिवाइड बाय यहां पर c था, और हमने कहा था कि भाई c जो है यदि वो कांस्टेंट है तो Ka में परिवर्तन आएगा। अब यहां पर Ka जो है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, तो परिवर्तन c में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा, या फिर a ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू Ka डिवाइड बाय c। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू ये मिल गया आपको बेटा। इसी तरीके से अल्फा 2 भी आपको मिल जाएगा, a ले लो अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A2 इज इक्वल टू व्हाट, √Ka डिवाइड बाय यहां पर C2 मिल गया। बस खत्म रे बाबा खेल। चलो इसको आप नोट करो ना, यहां पर याद रहे आपका जो Ka है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा,
इसके पहले जो डेरिवेशन हमने किया था वहां पर c एक समान था और k a में परिवर्तन हो रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया वाली बात बना ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। रुको, कहां गया वो, बना ही लेते हैं। क्या था सूत्र, अल्फा इज इक्वल टू के ए डिवाइड बाय सी अंडर रूट में। रुको, मैं कह रहा हूं भैया अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए डिवाइड बाय सी। अल्फा आपका क्या है, तो आपने कहा सर वियोजन की मात्रा, के ए क्या है तो वियोजन का स्थिरांक, सी क्या है तो भैया आपकी सांद्रता है। अब जब आप किसी, ध्यान से देखिएगा, देखो भाई हर चीज नहीं परिवर्तित हो सकती, कोई दो चीजें जब परिवर्तित होगी तो तीसरी वाली जो है वो स्थिर बनी रहेगी। तो हमने कहा कि यदि के ए कैसा है भाई, स्थिर है, तो अब अपने को मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा 1 इज इक्वल टू व्हाट। देखो के स्थिर यदि है तो अल्फा में परिवर्तन आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका के ए डिवाइड बाय यहां पर आ जाएगा C1। इसी तरीके से अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया के ए डिवाइड बाय यहां पर C2। ये अपने को दो समीकरण मिले, ये पहला मिला और ये अपने को दूसरा मिला। हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या 2 बाय 1 कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक काम करते हैं भाई, समीकरण 1 डिवाइड बाय हम यहां पर 2 कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो आपने कहा सर अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अंडर रूट के ए डिवाइड बाय C1 इंटू, बेटा याद रहे ये वाला जो K1 है वो नीचे चला जाएगा, बात समझ में आ रही है, अंडर रूट में ये वाला के ए नीचे चला जाएगा और C2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और दोनों ही अंडर रूट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई, C2 तो बेसिक मैथ्स को आपको लेते हुए चलना पड़ेगा, ये वाली पोर्शन कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट C2 डिवाइड बाय C1। क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में। तो बस अब ये वाले कॉन्सेप्ट को वहां पर आप लगा दो, पक्का। अच्छा एक और चीज, मैं यदि यहां पर भी A1 डिवाइड बाय A2 करूंगा तो मुझे वही चीज मिलेगी, C2 ऊपर C1 नीचे, और दोनों अंडर रूट में रहेंगे, बस खत्म खेल, आ जाओ। ठीक, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और सीधे क्या लिख रहा हूं भैया, फॉर्मूला। कौन सा वाला, तो ये वाला, ध्यान से देखेंगे बेटा, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये लो, तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट C2 डिवाइड बाय C1। ये फॉर्मूला अब मैं लिखने वाला हूं। अब मुझे क्या निकालना है भैया, मेरे को अल्फा 2 निकालना है ना, अभी निकल जाएगा अल्फा 2। चलो क्या निकालना है मेरे को, अल्फा 2 निकालना है ना। चलो तो अल्फा 2 क्या हो जाएगा बेटा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा 2 उधर, ये इधर, चलो बहुत बढ़िया, अल्फा 1 बटे अंडर रूट C2 बटे C1, यही तो आएगा। हम इसको थोड़ा और प्रोसीड यदि करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अल्फा 2 क्या लिखूं, यहां लिख दो, अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला जो आपका C1 है, या फिर क्यों करना, सबकी वैल्यूज ही पुट कर दो, हीरो बन जाओ। चलो अल्फा 1 कितना दिया है, 0.0145 बटे, ठीक है, हालांकि ये ऊपर चला जाएगा पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, और आप ऊपर भी जाएगा तो भी कैलकुलेट करना है, नीचे भी रहेगा तो भी कैलकुलेट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0.02 बटे C1 कितना था, तो भैया 0.066, खत्म बात। ये अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, खेल खत्म। पर याद रहे ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप पहले डिवीजन भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या ये कहानी क्लियर है, आपने कहा सर एकदम क्लियर है, इसको हम थोड़ा और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, 0.0145, रुको, 0.0145 गुणा ये वैल्यू को हम ऊपर पटक रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.066 बटे 0.02। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस में हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ये कहानी आसान होती जाएगी, और ऐसे न्यूमेरिकल्स सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। क्या आप इसको नोट करेंगे, आपने कहा हां जी सर हम इसको बिल्कुल नोट करेंगे, नोट करेंगे बेटा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं,
है ना। आंसर अपने पास बिल्कुल होगा, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे भैया। ये रहा आपके पास में अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो ये रहा आपके पास में आंसर। ये देखो ये सब इस तरीके से ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। इन्होंने अल्फा डैश कहा है और सोल्यूशन हम सिर्फ इसीलिए रखते हैं ताकि हम आंसर लेकर आ सकें। ऐसा नहीं करना है आपको कि सर आपने बताया नहीं, उसके पहले ही हमने सॉल्यूशन देख लिया, कॉपी में नोट कर लिया, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि समझ में आया है पर बहुत बढ़िया तरीके से उससे कनेक्ट नहीं हो पाता और परीक्षा में उसका आपको मिलता है नुकसान। बात समझ में आ रही है? तो सवाल भैया आपको अपने से लगाकर देखने ही पड़ेंगे, तभी ये बात आपके दिमाग के अंदर फिट होगी। तो आज के बाद अल्फा में, सी में और के ए या फिर के बी, यदि अम्ल है तो के ए, यदि क्षार है तो के बी में किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी बेटा, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई, पीएच के बारे में। वही पीएच जहां से बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं क्या क्वेश्चन। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और इसके लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे बने रहना है। नेक्स्ट लेक्चर आपको कैसे मिलेगा उसकी एक छोटी सी बात आपको और बताते चले कि भाई YouTube से तो आप एक देख ही रहे हो, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तो आप देख ही रहे हो। आप यदि एड फ्री मतलब बिना किसी एड के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं राइट, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। बेस्ट ऑप्शन है बेटा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की पढ़ाई। वेबसाइट पर जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन। जैसे ही आप सर्च करेंगे और आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे magnetbrains.com पे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक कष्ट करना है, क्लिक करनी है, दैट्स ऑल। इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो फिर भैया आपको और इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में सारे ही बोर्ड्स को हमने कवर कर रखा है, सबको हम लिख नहीं सकते बट सारे ही बोर्ड्स को हमने कवर कर रखा है 7वीं से लेकर 12वीं तक, जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपना जो भी डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और यदि आपको बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नीचे देखना ध्यान से, लिंक गिवन होगी, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियोस के लिए किसी भी लेक्चर के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, कोई भी फी पे नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर एकदम चकाचक। इस पूरे लेक्चर को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी तरीके से आप बढ़िया पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।